हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 साइंस बुक का एक कंप्लीट चैप्टर लेकर आई हूँ रिवीजन में, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दोस्त कैसे होते हैं और वो हमारे लिए दुश्मन कैसे होते हैं, इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें दो पार्ट्स में तोड़ देनी है। सबसे पहला आता है माइक्रो और दूसरा आता है ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब ऐसा जिसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, दैट मीन्स जिसे हम अपने खुंडी आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो, जो कि बहुत ही छोटा होता है। और दूसरा ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसे हम लोग देखते हैं किस चीज से? इसे हम लोग देखते हैं टेलीस्कोप से या तो फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो स्टडी करी जाती है उसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है फंगी, थर्ड है प्रोटोजोन्स और फोर्थ है अलगी। बैक्टीरिया जो है ये है यूनिसेलुलर और ये प्रोटोजोन्स है यूनिसेलुलर। मतलब बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स जो है ये दोनों है यूनिसेलुलर। फंगी है मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट को छोड़कर बाकी जो भी फंगी है वो सब है मल्टीसेलुलर। बस ईस्ट जो है बस वही है यूनिसेलुलर। नेक्स्ट है अलगी। अलगी भी है, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अलगी का एक ये खासियत है ना कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब वो अपना खाना खुद बना सकता है। आप लोग कभी देखते होंगे कि पोखर के ऊपर तालाब का पानी जो होता है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन टाइप का कुछ आ जाती है, वही होता है अलगी। वो ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। आई होप ये समझ में आ गए, ये चारों टर्म समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो नेम है वो नेम ही बहुत ही यूनिक है, जो भारत के हर एक बच्चे जानते हैं, जिसका नाम है वायरस। वायरस क्या है? वो ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। वो बोलता है कि ना ही मैं लिविंग हूँ ना ही नॉन लिविंग हूँ, मैं कहीं बॉर्डर पे आकर के मिलता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि वायरस तो ऑर्गेनिज्म है, फिर ये नॉन लिविंग कहाँ से आ गई? हम नॉन लिविंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब वायरस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमारे एयर में जब वो फैले रहते हैं, तब जब वो किसी लिविंग के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, तब वो बिहेव करते हैं नॉन लिविंग की तरह। और जब वो जैसे ही किसी लिविंग के कांटेक्ट में आते हैं वो बिहेव करने लग जाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं तो वो भी बिहेव करने लग जाते हैं एक लिविंग की तरह। अब जैसे देखो कि ये वायरस जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जब एटमॉस्फेयर में फैले रहता था तो वो बिल्कुल भी वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता था, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे बॉडी में एंटर करती थी तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लग जाती थी, अपना मल्टीप्लीकेशन करने लग जाती थी, तब वो लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाती थी। और एक और बात पता है वायरस के बारे में? वायरस को जैसे हम लोग नमक को चीनी को स्टोर कर लेते हैं ना, वैसे ही हम वायरस को स्टोर कर सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक, मतलब साल 2 साल 4 साल 5 साल, जब तक चाहो तब तक आप इसे जार में बंद करके स्टोर करके रख सकती हो। मतलब आप कोरोना वायरस को पकड़ लो, किसी जार में बंद करके रख दो, और जब चाइना का वैक्सीन सब खत्म हो जाए तब जाकर के चाइना में छोड़ दो। अब नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दोस्त कैसे हैं।
अब एक बात बताओ, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो आप सबको जानते हो, लेकिन क्या वो सब आपके दोस्त ही हैं? नहीं है ना। कुछ ऐसे होंगे जो आपका फ्रेंड नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि 1 2 3 में पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी वो आपके फ्रेंड कैसे? क्योंकि वो आपके किसी काम आते हैं। आप दोस्त उसी को बनाते हो ना जो आपके किसी फायदे में आते हैं, जो आपके लिए कुछ यूजफुल रहते हैं। वैसे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्रेंड। अब वो हमारे लिए यूजफुल कैसे रहते हैं? तो वो हमारे लिए यूजफुल बहुत तरीके से होते हैं, जैसे मेकिंग ऑफ कॉर्ड, जो भी केक्स और पेस्ट्रीज बनाने में जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब वो कैसे? आप जानते हैं कि कॉर्ड में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, और कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? तो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो है वो कर्ड में प्रेजेंट होता है। अब एक बात बताओ कि अगर बैक्टीरिया नहीं होती या तो फिर लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया नहीं होती तो क्या हम लोग दही खा पाते? नहीं ना खा पाते। और फिर जैसे बेकरीज में जो भी बेकरीज इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कौन से? तो वो फंगी होती है, और फंगी भी कौन से? वो होते हैं ईस्ट। ईस्ट का यूज किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्रीज में। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में और एसिटिक एसिड बनाने में, जिसे हम लोग कहते हैं विनेगर, इन सब के प्रोडक्शन में भी किसका यूज होता है? यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब अल्कोहल में कैसे होता है? देखो, जो भी सेरल्स होते हैं या जो भी पल्सेस होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है शुगर। शुगर प्रेजेंट होता है और शुगर में ईस्ट डाल दिए जाते हैं, इसमें ईस्ट डाल दिए जाते हैं, और ये ईस्ट जो है ना वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। और ये जो प्रोसेस होता है ना जिसमें शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्कोहल में, इसी प्रोसेस को हम लोग करते हैं फर्मेंटेशन। जिसमें फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो भी सेरल्स में, जो भी अनाज में वो शुगर जो प्रेजेंट होता है उसमें डाल दिए जाते हैं ईस्ट को, और वो कन्वर्ट कर देता है, ईस्ट कन्वर्ट कर देता है शुगर को अल्कोहल में। अब नेक्स्ट जो ब्रेड बनती है ना, ब्रेड, इसमें भी ईस्ट का यूज होता है। और ईस्ट क्या है? ईस्ट है यूनिसेलुलर, जो कि फंगी है। एक्सेप्ट ईस्ट के बाकी जो भी फंगी है वो सब क्या है? वो सब है मल्टी सेलुलर। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, जैसे एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या होती है? Antibodies are the microorganism, या antibodies are the medicine which we obtain from some animal and which kill and they stop the growth of some harmful microorganism। इसका मतलब एंटीबॉडीज एक मेडिसिन है जिसे हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और उसका यूज करके हम लोग किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ को स्टॉप कर देते हैं या उसे किल कर देते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन अब कैसे? देखो, जैसे कोरोना वायरस हुई थी तो हम क्या किए थे? कोरोना को ही लेकर के उसे वीक करके फिर हम उसका यूज किए थे उसको किल करने में। अब इसी में आते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन में एक और आती है, मतलब कि एक और मेडिसिन में यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन बनाने में भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। अब इसमें
मैक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इंजेक्शन दिया जाता है। तो वैक्सीन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओरली और एक होते हैं इंजेक्शन के थ्रू। ओरली जिसे हम लोग टीकाकरण या तो मुंह में डाला जाता है जिस दवाई को, और नेक्स्ट जो हम लोग इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कोरोना वायरस आई थी अभी मैं बताई थी, उसमें क्या होता है ना, कोरोना वायरस को ही लेकर के उसे वीक कर दिया जाता है या उसे किल कर दिया जाता है, मतलब उसे कमजोर बना दिया जाता है या उसे मार दिया जाता है, और फिर उसी को हमारे बॉडी में डाला जाता है। अब उससे क्या होती है, देखो जब वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जाती है तो वो हमारे बॉडी को कुछ हार्म नहीं कर पाती, लेकिन हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसे किल करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है ये कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और फिर उस हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडीज है उसे पता चल जाता है, या जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि अगर इस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर की तो हमें उसे किस तरीके से किल करनी है। तो वैक्सीन में यही होता है, उसमें क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर के उसे किल कर करके उसे हमारे बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू या तो फिर ऑरली डाली जाती है। अब इसी में एक टर्म आता है पैथोजेंस। अब पैथोजन क्या होता है, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते, चाहे वो कोई भी डिजीज हो, जो डिजीज कॉज करता है उसे हम लोग कहते हैं पैथोजेंस। अभी बहुत सारे कुछ में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करने वाला है। अब इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, ये किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। इसमें जो हेल्प करते वो है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो कि हाइड्रोजन को फिक्स करता है। हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है, उसको यूजफुल बनाता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। वो क्या करता है ना कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिस फॉर्म में प्लांट्स को जरूरत होती है, और इससे क्या होता है ना, सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। फिर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी क्लीन करती है। अब वो कैसे, अब कहीं पर पेड़ कटी हुए, उसके पत्ते गिरे हुए, कहीं पर कोई डेड बॉडीज पड़ी हुई है, तो उन सब पे क्या होता है ना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के बैठ जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो उसे डिकम्पोज कर देते हैं और कुछ समय के बाद हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। इसलिए तो इतने सारे इंसान का डेथ होता है, जो पेड़ पौधे कटते हैं, कचरा वगैरह होता है, या जो भी फल सब्जियां हमारे घर में सड़ जाती हैं जिसे हम फेंक देते हैं, वो कुछ समय के बाद अपने आप ही खत्म हो जाती है और वो मैन्योर तैयार करती है, जिसे हम जानते हैं कि वो हमारे फसल के लिए कितना यूजफुल है। अब चलो फ्रेंड के बारे में बहुत पढ़ ली, अब चलो कुछ फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, दैट मीन्स वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो, नॉइज पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन हो रहा था, उससे मैं फर्क पड़ रही थी, नहीं पड़ रही थी, तब तक फर्क नहीं पड़ रही थी जब तक वो इंसानों के ऊपर कुछ इफेक्ट न डाले। जब वो इंसानों के ऊपर इफेक्ट डालने लग गए, इंसानों के अंदर बीमारी पैदा होने लग गई, तब लोगों को पता चला अच्छा एयर पॉल्यूशन को रोकना है। ठीक उसी तरह फौज हमारे लिए तब तक नहीं थे जब तक वो हमें हार्म नहीं पहुंचाती थी, और जब वो हमें हार्म पहुंचाने लगे तब हम लोग को पता चला कि अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लिए दुश्मन है। तो अब कैसे ये दुश्मन है, क्योंकि ये हमारे अंदर डिजीज पैदा करती है। तो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी डिजीज पैदा करती है और ये प्लांट्स के अंदर भी डिजीज पैदा करती है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि वो ह्यूमन के अंदर डिजीज कैसे पैदा करती है, कौन कौन से डिजीज पैदा करती है। तो सबसे पहला जो है, पहला का भी पहला जो है वो है बैक्टीरियल डिजीज। देखो ऐसा डिजीज जो कि बैक्टीरिया के वजह से होती है उसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल डिजीज। जैसे हो गया ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं, कॉलरा हो गया, ये सब ना, ये सब है बैक्टीरियल डिजीज, मतलब ये सब बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज कॉज होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीबी लिखते हैं, कॉलरा।
अब नेक्स्ट है वायरल डिजीज। अब ये वायरल डिजीज, वायरल मतलब आप लोग सोच रहे हैं ऐसा डिजीज जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो, ऐसा कुछ नहीं। वायरल डिजीज मतलब ऐसा डिजीज जो कि वायरस की वजह से होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वायरल डिजीज। शायद आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि कोरोना वायरस, बिल्कुल कोरोना वायरस वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है पोलियो, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस, ये सभी वायरल डिजीजेस है। फिर है प्रोटोजोन डिजीज, मतलब ऐसा डिजीज जो कि प्रोटोजोन्स की वजह से होती है। इसका नाम है मलेरिया। मलेरिया जो है ना वो कम्युनिकेबल डिजीज भी है, कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? देखो कम्युनिकेबल में एक नाम है कम्युनी, देखो कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे से बात करना, मतलब ऐसा डिजीज जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो सकता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, उसे उस डिजीज को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये मलेरिया कैसे फैलेगा? अब देखो मुझे मान लो मलेरिया है और मेरे ऊपर कोई मस्क्यूटो आकर के काट ली, और फिर वो उड़ती उड़ती गई और किसी दूसरे पर्सन के जाकर के काट ली जो कि हेल्दी पर्सन, तो ये हमारे अंदर जो मलेरिया डिजीज है वो उसके अंदर भी चली जाएगी। तो ऐसे करके वो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होती है। तो ऐसे बहुत सारे स्नीजिंग के वजह से होते हैं, कफिंग का, हम अगर खांसते हैं छींकते हैं, इन सब से क्या होता है ना कि हमारे नोज में माउथ में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। फिर कोई और इंसान इनहेल करता है तो उसके बॉडी में वो बैक्टीरिया चले जाते हैं और फिर वो डिजीज कॉज करते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो इंसान को बीमारी पैदा करके शांत नहीं हुआ, वो बोला हम एनिमल के अंदर भी बीमारी पैदा करेंगे। अब कैसे कैसे एनिमल के अंदर बीमारी होती है? तो पहला होता है एंथ्रेक्स और दूसरा होता है फुट एंड माउथ डिजीज। एंथ्रेक्स जो होता है ये होता है बैक्टीरिया के वजह से, और ये होती है वायरस के वजह से। तो ये जो एनिमल को भी, अगर आप गांव घर में रह रहे होंगे तो कैटल में या कौ सब में आप देखते होंगे कि ये डिजीज बहुत ही ज्यादा फैलता है, हम तो देखे हुए हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बहुत ही जिद्दी है, वो ना हर एक एटमॉस्फेयर में, वो ना लद्दाख में भी रह जाता है, हर जगह रह जाता है, रेगिस्तान में भी हर जगह रहता है वो। और वो प्लांट्स को भी डिजीज कॉज करता है। अब प्लांट्स में कैसे डिजीज होते हैं? तो रस्ट ऑफ बीट, बीट में रस्ट आ जाते हैं। फिर सिट्रस कैंकर, आप लोग संतरा खाते होंगे, नींबू को देखे होंगे तो उसमें रहते हैं ये डिजीज। नेक्स्ट है येलो वेन मोजाइक ऑफ विंडी। देखो इसमें क्या होता है ना कि पेड़ का जो लीव्स होते हैं, पत्ती जो होते हैं, उसमें जो वेन होते हैं, मतलब जो उसका जो नस होता है वो ना दिखने येलो कलर का हो जाता है, जिसको हम लोग गांव घर में ओकरा भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे डिजीज थे जो कि प्लांट्स के वजह से होती है। अब इससे बचे कैसे जाते हैं? देखो कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो ना खाने को भी खराब करते हैं, और इसको बोलते हैं ना फूड स्पॉइल हो गया या फ्रूट्स सब स्पॉइल हो जाते हैं, वो सब भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे फूड को खराब करते हैं। अब वो कैसे? देखो जैसे सुबह में आपकी मम्मी आपके लिए पनीर का सब्जी बनाई, आपको बहुत टेस्ट लगा, आप बोला मम्मी जब मैं शाम में स्कूल से लौटूंगा, कोचिंग से लौटूंगा, तब भी मैं यही सब्जी खाऊंगा, थोड़ा सा मेरे लिए रख देना। मम्मी बोली ठीक है रख देंगे, और मम्मी उसको फ्रिज में रखना भूल गई। अब जब शाम में आए आप बोले मम्मी जल्दी दो हमको पनीर का सब्जी, मम्मी आपको दी, आप जैसे ही खाए बोले अरे मम्मी ये कौन सी सब्जी है, इतना बेकार टेस्ट, इसका कलर खराब और इतना गंदा स्मेल आ रहा है। तो ये जो हमारा जब भी फूड स्पॉइल हो जाता है या फूड पॉइजन बन जाता है तो उसके टेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं, कलर में चेंजेस आ जाते हैं, और इसका बहुत ही गंदा स्मेल भी आते रहता है। तो अब इससे बचना भी है, हम लोगों को बीमारियों से बचना है, फूड को प्रिजर्व करके रखना है। तो कुछ ऐसे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। हम लोग अब अपने फूड को बचा कैसे सकते हैं? हम लोग खुद को ही बचाने का पढ़े थे, एंटीबॉडीज की हेल्प से हम लोग वैक्सीन के थ्रू बच सकते हैं। और फूड को कैसे बचाएंगे? तो कुछ इसके लिए भी कुछ ऐसे प्रिजर्वेशन है जिसकी वजह से हम लोग फूड को बचा सकते हैं। पहला हम लोग फूड को केमिकल के थ्रू स्टोर प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा कॉमन सॉल्ट, आप लोग देखते होंगे कि मीट में या तो फिर फिश में और सब में सॉल्ट डाल करके उसे रखा जाता है।
और नेक्स्ट है शुगर, जेलीज वगैरह जो होते हैं उसमें, जैम जो भी होते हैं उसमें शुगर डाल के रखा जाता है। ये सॉल्ट और शुगर जो है ना, ये जो मॉइस्चर होता है फूड में, उस मॉइस्चर को कम कर देती है, जिसके वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं बन पाती और वो वहां पर सर्वाइव नहीं करते। नेक्स्ट है ऑयल एंड विनेगर। ऑयल, हम आप लोग मम्मी लोगों को देखते होंगे कि वो जब भी पिकल्स बनाती है, अचार बनाती है, तो उसमें ऑयल डाल के रखती है, आधा डब्बा ऑयल से ही भरा रहता है। तो वो ऑयल डालने से क्या होता है, वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे हम लोग कीचड़ में, हम लोग बचपन में भले ही रहते होंगे लेकिन अब कीचड़ पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑयल पसंद नहीं है। नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन। इसमें क्या होता है ना कि मिल्क को जो मिल्क या मिल्क के लिए यूज होता है, इसमें मिल्क को ना एकदम 70 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म कर दिया जाता है, आधा मिनट तक, और फिर उसके बाद तुरंत उसको फ्रिज में रख दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है तुरंत। इससे क्या होता है, वो लंबे समय तक रह पाती है। इसके अलावा हम लोग जो भी स्नैक वगैरह खाते हैं उसको टाइट, उसको पैकेज किया जाता है, जिसके वजह से उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर पाती। इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो था, हमारा जो आप आज का चैप्टर था, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एक मैं आप लोगों को बात बोलना चाहती हूँ कि इस पूरे वीडियो में मैं एक जगह एक वर्ड गलत बोली थी। अगर आप पूरे एकदम सेंसिटिव होकर पढ़े होंगे तो शायद आप लोगों को वर्ड याद होगा कि मैं क्या गलत बोली थी। अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज उसे कमेंट में कीजिएगा। आई होप इसी के साथ मेरा वीडियो खत्म होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।